गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम 9th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम रहेगा मोशन। तो मोशन देखिएगा, ये मैकेनिक सेक्शन से बिलोंग करने वाला फिजिक्स का एक सेशन है। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं कुछ बेसिक टर्म आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा, 9th का जो साइंस है ये डिवाइडेड है 3 सब पार्ट्स में। जैसे पता होगा, पहला पार्ट रहेगा फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो इन तीनों पार्ट्स का मिलाकर आपको साइंस बनता है। अभी 8th स्टैंडर्ड तक आपको एक ही बुक था बच्चों साइंस का, लेकिन अभी 9th स्टैंडर्ड में भी मतलब एक ही बुक आपको नजर आएंगे एनसीईआरटी में, लेकिन उसका जो टॉपिक है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और एग्जाम में भी आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो फिजिक्स मतलब क्या रहेगा बच्चों, देखिएगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमिना। नेचर और नेचर के जो फिनोमिनॉन्स है उसका जो स्टडी रहेगा उसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो ये जो फिजिक्स रहेगा इसके अंदर हम अलग अलग तरीके के चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके का बीट होता है। जो भी हमारे नेचर के लॉज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, उसके बाद बहुत सारे मतलब जो नेचुरल थिंग्स है वो, और उसके जो फिनोमिनॉन्स है, तो वो हम फिजिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। तो आज हमें 9th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर देखना है जिसका नाम रहेगा मोशन। आई थिंक मुझे लगता है आपके बुक में 8 नंबर का चैप्टर ही है मोशन। तो मोशन यस देखिएगा सर। बच्चों, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैकेनिक्स अगर आपको स्टार्ट करना है पढ़ना, तो सबसे पहले आपको मोशन से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ये टॉपिक आपको आगे जाकर 11th-12th स्टैंडर्ड में भी लगने वाला है। 11th-12th स्टैंडर्ड में अगर आप नीट, जेई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो यही से स्टार्ट होता है। यही से आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के साथ इंट्रोडक्शन मिल जाता है। ओके, और यही से मतलब अगर फिजिक्स हमें स्टार्ट करना है ना 11th-12th के 11th-12th स्टैंडर्ड वाइज, तो उसका जो ओरिजिन है वो 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। और ये पहला ही टॉपिक रहेगा उसका, जिसका नाम रहेगा मोशन। तो इस टॉपिक में बच्चों देखिएगा, जो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा वो मैं एक बार लिखता हूँ, और फिर हम एक एक लेक्चर में एक एक बिट को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें मोशन में स्टडी करना पड़ता है रेस्ट एंड मोशन। ये सबसे पहला बीट रहेगा इस चैप्टर का। इसके बाद देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट बीट रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बीट रहेगा बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा एक्सेलरेशन। उसके बाद कुछ ग्राफ्स का हमें स्टडी करना पड़ता है, तो ये भी हमें स्टडी करना है अंडर द सेक्शन ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस। ओके, तो ऐसा ये बिट रहेगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट रहेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन से बच्चों, और यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बिट है। ये जैसे ही हो जाता है पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। ओके, और काइनेमेटिकल इक्वेशंस को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी हम जिस पार्ट के जो न्यूमेरिकल है ना, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर कुछ न्यूमेरिकल है, स्पीड वेलोसिटी पर है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो वो सेक्शन जब हम स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर है वो उसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। तो इतना ही टॉपिक है बच्चों आपका 9th सीबीएसई का, जिसका नाम है मोशन, जो आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो एक एक करके हम एक एक बीट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। सबसे पहला बीट है जिसका नाम रहेगा रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो अब रेस्ट एंड मोशन क्या रहेगा बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली रेस्ट एंड मोशन क्या रहेगा। इसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड और भी जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो देखेंगे। रेस्ट एंड मोशन मतलब देखिएगा बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर अभी आप देख सकते हो कि कुछ जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर ही है। ओके, जैसे
आप जिस चेयर पर बैठे हो या फिर आपके घर में मतलब चेयर तो डेफिनेटली होगा, तो ये जो चेयर रहता है आप देखिएगा बच्चों, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपनी ही जगह पर है। तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं कि दिस दिस थिंग्स आर इन रेस्ट। ओके, मतलब कोई भी चीज अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसे हम रेस्ट में कहते हैं। तो रेस्ट को अगर डिफाइन करना है तो इसी बेस से हम डिफाइन कर सकते हैं। If object doesn't changes its position with respect to surrounding, then object is said to be at rest. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के विथ रिस्पेक्ट टू मूव नहीं होता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों, रेस्ट में रहेगा। वही अगर आप देख सकते हो आपके घर के अंदर जरूर फैन होगा, तो ये जो फैन होगा तो ये फैन आप देख सकते हो अगर ऑन है तो वो मूव कर रहा होता है, और ऐसे मूवेबल थिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं। इसीलिए ओके, जो चीज अपना पोजीशन चेंज करता है यस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो चीज क्या रहेगा बच्चों, मोशन में रहेगा। तो रेस्ट एंड मोशन ये दो कंसेप्ट रहेंगे। माइक ऑफ करो। तो देखिएगा बच्चों, मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to surrounding. An object is said to be at rest if it doesn't changes its position with respect to surrounding. Is it okay? पोजीशन चेंज किया तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, पोजीशन अगर वो नहीं चेंज करता है तो वो रेस्ट में रहेगा। These are the बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू द मोशन। ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में रहेगा, और अगर वो पोजीशन अपना चेंज नहीं करेगा तो वो रेस्ट में रहेगा। इज इट ओके? तो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू द रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो आप बच्चों देखिएगा रेस्ट एंड मोशन ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव कंसेप्ट है। ओके, आपको ऐसा बीट दिया जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव कंसेप्ट। तो ये क्यों है ये बताने के लिए आपको गिव रीजन पूछा जाता है, व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बिफोर दैट हम इन दोनों भी डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। तो आप आपके नोटबुक में डेफिनेशन लिख लीजिएगा बच्चों रेस्ट एंड मोशन का। तो रेस्ट क्या रहेगा आप देखिएगा बच्चों, an object is said to be at a rest if it changes its position with respect to surrounding। तो यही रहेगा रेस्ट का डेफिनेशन। एक जस्ट 1 मिनट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग रहेगा। तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर लगा तो डज नॉट करो, या फिर हम यहाँ यहीं पर मोशन लिख देते हैं। तो ये मोशन का डेफिनेशन रहेगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जस्ट थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to surrounding। और रेस्ट का डेफिनेशन क्या रहेगा, इसका उल्टा रहेगा, an object is said to be at rest if it does not if it doesn't change its position with respect to surrounding। ओके, तो ये डेफिनेशन रहेगा मोशन और रेस्ट का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अभी देखिएगा बच्चों, जैसे आपको बोला है मैंने, आपके सीबीएसई की बुक में भी आपको जो क्यू करके क्वेश्चन दिए, इंटेक्स क्वेश्चन इसे कहा जाता है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर नजर आएगा कि व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट। तो ऐसे क्यू रीजन पूछा जाता है। ओके, तो इसका आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, आप इसका आंसर आपके लैंग्वेज में आपको आपके नोटबुक में लिखना है। इज इट ओके? एक्सप्लेन तो पूरा करूंगा मैं आंसर को, लेकिन किस वे से करना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, आपको इसका आंसर खुद ही लिखना है। इज इट ओके? तो देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो देखो अब बच्चों, क्यों रहता है रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव कंसेप्ट? जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में, ये कब बता सकते हैं बच्चों? जब उसका हमें किसी रेफरेंस चीज के कंपैरिजन में हम बताते हैं, तभी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है ना एक पर्सन के लिए, तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए मोशन में भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली रेस्ट एंड मोशन ये रिलेटिव कंसेप्ट क्यों है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल कंसीडर करो बच्चों, सपोज एक बस हम कंसीडर करते हैं। तो ऐसा ये बस रहेगा। ओके, और इस बस के अंदर बच्चों देखो दो पैसेंजर बैठे हैं। ये पैसेंजर का नाम रहेगा ए, ये पैसेंजर का नाम रहेगा बी। ओके, ऐसे दो पर्सन्स बस में बैठे हुए हैं, और बाहर से एक पर्सन सी इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। इज इट ओके? A and B are two persons sitting inside the bus which is moving with a velocity or speed v। ओके, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस जाने वाली है किसी न किसी स्पीड से। ओके, तो फिर देखिएगा आप, अगर हम बी को ऑब्जर्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, इफ वी आर ऑब्जर्विंग बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी कैसा अपीयर होगा बोलो बच्चों? रेस्ट में अपीयर होगा या मोशन में अपीयर होगा? टेल मी। रेस्ट में। ओके, राइट आंसर है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बी जो रहेगा ना बच्चों, ये रेस्ट में ऑब्जर्व होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ए के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि ए और बी बस से सफर कर रहे हैं, और बस तो एक ही है, और एक ही बस के अंदर वो बैठे हुए हैं, तो दोनों का भी स्पीड जो होगा मूविंग का वो सेम रहेगा। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से अगर मूव कर रहे होते हो ना, तो एट दैट टाइम दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कैसा फील करेंगे? रेस्ट में। इज इट ओके? जैसे इस एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है, इफ वी ऑब्जर्व बी विद अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए, देन बी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट। ओके, वही अगर हम बी को ऑब्जर्व करेंगे विद अ पॉइंट ऑफ व्यू सी, तो कैसा अपीयर होगा बी? बताओ। मोशन। मोशन में। ओके, राइट आंसर मोशन। राइट आंसर है। बी हमें मोशन में नजर आने वाला है, मतलब बी तो एक ही है बच्चों। इज इट ओके? बी कुछ और नहीं है, बी तो एक ही पर्सन है जो एक पर्सन के लिए रेस्ट में नजर आ रहा है, तो दूसरे पर्सन के लिए किस में नजर आ रहा है? मोशन में। एन ऑब्जेक्ट is appears to be at rest for one person, and the same object appears to be in motion for other person. That's why we say that rest and motion are the relative concept. Is it okay? क्या सभी को ये आंसर समझ में आ गया? इसी फॉर्म में आपको आंसर बताना है, ये एग्जांपल दिया आपने तो भी चलता है। Is it okay? ऐसा एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करना है पूरा आंसर, why rest and motion are the relative concept. ओके, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। जो बीट मैंने पहला पढ़ा है, इस टॉपिक का पहला टेबल ऑफ कंटेंट हमारा हो जाता है। इज इट ओके? रेस्ट एंड मोशन। इसी में आपको एक वर्ड भी नजर आएगा, अगर आप सीबीएसई की बुक को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रीड करोगे तो एक बीट नजर आएगा,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज इट ओके? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कि हम किसके रेफरेंस में मोशन को मेजर कर रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, उस रेफरेंस को। जैसे बी का जब हमने मोशन ऑब्जर्व किया था ना बच्चों विथ पॉइंट ऑफ व्यू ए, तो बी मोशन में था, मोशन में मतलब बस में था और वो बस मूविंग कंडीशन में थी, तो इस वजह से उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो मूवेबल था, रेस्ट पर नहीं था। इस वजह से हमें बी कैसा अपीयर हुआ, इस वजह से हमें स्क्रीन पर लिखिएगा मत, मोशन। इसके बाद अगर लिखोगे तो बाहर निकल दूंगा। तो देखिएगा तो सीएम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है ये बताने के लिए। वैसे ही अगर हम जब बी का मोशन ऑब्जर्व किया था ना विथ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी, तो एट दैट टाइम हमें, ठीक है, एक स्टूडेंट खामोखा लिख रहा है स्क्रीन पर, तो अभी वो मीटिंग से बाहर हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, बाहर निकलता हूँ। ओके, तो इस वजह से बच्चों ये पहला बिट रहेगा। क्या सभी को ये क्लियर हो गया? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके, Yes, सभी को sir. समझ में आ गया Yes, बच्चों? Yes. तो हमारा पहला टेबल ऑफ कंटेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसका नाम रहेगा रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो इसके बाद देखो बच्चों, अब नेक्स्ट बिट रहेगा इस टॉपिक का जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट बिट है और यही से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। ओके, एग्जैक्टली। तो देखिएगा आप क्या रहेगा। नेक्स्ट बिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रेस्ट एंड मोशन भी था लेकिन वो बहुत ही बेसिक था, उसके ऊपर जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये अब इंपॉर्टेंट बिट है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क रहेगा देखिएगा बच्चों। डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Actual path covered by an object is called as distance, while the shortest path between initial point and final point is called as displacement. Is it okay? तो लिख लीजिएगा बच्चों इसका बेसिक डेफिनेशन। Distance is nothing but the actual path covered by an object is called as distance. तो ये रहेगा डेफिनेशन डिस्टेंस का। अभी देखिएगा नेक्स्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। द शॉर्टेस्ट पाथ, the shortest path between initial point and final point, it's called as displacement. तो देखिए बच्चों, shortest path between initial point and final point. Initial point is the point at which motion starts. जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होता है ना बच्चों, उसको इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, और जिस पॉइंट पर मोशन खत्म होता है, एंड होता है, उसको फाइनल पॉइंट कहा जाता है। तो जब कभी भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, तो हमें इनिशियल पॉइंट मार्क करना होता है, फाइनल पॉइंट मार्क करना होता है उस मोशन का, और उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच देना, जो होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इज इट ओके? इसके नंबर ऑफ एग्जांपल हम लेने वाले हैं।
और हर एक एग्जांपल आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएगा कि एग्जैक्टली डिस्टेंस कैसा होता है और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है। समझ में आ रहा है? 4 एग्जांपल रहेंगे, 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। चारों एग्जांपल जैसे खत्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। इज इट ओके? तो अभी पहला क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। माइक ऑन नहीं किया तो भी चलेगा, आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आपने डेफिनेशन लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग एग्जांपल। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सभी एग्जांपल में वही करना है आपको। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है अपने मोशन को और बी पॉइंट पर जाने वाला है। स्ट्रेट डिस्टेंस है ए टू बी, और इसके बीच में उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। बी से वो फिर ऊपर के डायरेक्शन में चला गया सी पर और उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो आप बताओ बच्चों डिस्टेंस कितना रहेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस? The distance 7 meter. Distance 7 meter. Distance 7 Displacement meter, 5 okay. meter. Distance. डिस्प्लेसमेंट Displacement 5 meter. 5 मीटर क्यों आया? 5 मीटर। एक्सप्लेन करो। Pythagoras triplet sir. पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है चलेगा। राइट आंसर इसका। देखो बच्चों, तो इस एग्जांपल में आप अच्छे से आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ मतलब ऑब्जेक्ट पहले ए पर था, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो एक्चुअल में उसने कितना पाथ कवर किया? 3 मीटर प्लस 4 मीटर। सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर। तो डिस्टेंस का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा देखिएगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट देखना। मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है बच्चों? ए ए। और फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट सी रहेगा। ओके, पहले वो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, फाइनली वो सी पर है मोशन पूरा एंड होने के बाद। ओके, तो इस वजह से इनिशियल पॉइंट इस मोशन का ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो इन दोनों के बीच डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच देते बच्चों हम। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करेगा? दिस स्ट्रेट लाइन विल इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने आपको यही लिखवा के दिया है। The shortest path between initial point and final point is called as displacement. तो initial point A था, final point C था, उसका shortest path मतलब ये straight line होगा जो आपको नजर आ रहा है। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और AC इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस AC मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आई होप आपको मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम हुआ होगा, तो उसमें आपने ये जरूर फॉर्मूला देखा होगा। AC इज द हाइपोटेनियस इन दिस कंडीशन। तो आप बताओ AB का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चों देखिएगा? अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16, मतलब ये अंडर रूट का कितना रहेगा? 25, मतलब ये कितना आने वाला है बच्चों? 25 मीटर। 25 ओके, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब बच्चों 5 मीटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर एंड डिस्टेंस 7 मीटर। तो इस एग्जांपल से क्या समझ में आ गया बच्चों हमें कि इस एग्जांपल ने हमें ये बताया कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। इज इट ओके? दिस एग्जांपल विल टेल अस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमें कंक्लूजन इस एग्जांपल से पता चला। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, distance is greater than displacement. ओके, अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम, सेकंड वाला, और इसमें भी आपको वही कैलकुलेशन करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी निकालना है। ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जा रहा है और 5 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, तो सॉरी 5 मीटर पाथ उसने कवर किया है। बताओ मुझे अब डिस्टेंस कितना रहेगा इस एग्जांपल में और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? टेल मी। 5 meter. डिस्टेंस कितना रहेगा सबसे पहले बताओ। Displacement is 5 meter. व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस? 5 मीटर 5 5 meter. मीटर, ठीक है, करेक्ट है। 5 अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। ओके, 5 मीटर
ओके राइट है। दोनों भी 5 मीटर रहने वाले बच्चों, इज इट ओके? डिस्टेंस इज आल्सो 5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 5 मीटर। व्हाई? बिकॉज इस कंडीशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही एक्चुअल पाथ है। समझ में आ रहा है बच्चों? एक्चुअल पाथ मतलब वो ए से बी गया था, इस वजह से डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया? 5 मीटर। इज इट ओके? लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हम क्या देखते हैं, वो इनिशियली कहां पर था, फाइनल कहां पर था? इज इट ओके? तो इनिशियली वो ए पर था, फाइनली बी पर था। तो इस वजह से इस एग्जांपल में पर्टिकुलरली जो एक्चुअल पाथ है वही शॉर्टेस्ट पाथ है, इस वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आ गया कि अगर मोशन दो ही पॉइंट के बीच में हो स्ट्रेट लाइन में, ओके, तो याद रखना उस कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोशन इज इन बिटवीन टू स्ट्रेट पॉइंट्स। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो दो ही पॉइंट्स के बीच में। इज इट ओके? तो इस एग्जांपल ने हमें क्या कंसेप्ट क्लियर करवाया कि डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब बताओ बच्चों, कोई ऐसा एग्जांपल हो सकता है क्या कि जिसमें डिस्टेंस छोटा आएगा डिस्प्लेसमेंट से? बोलो। नो सर। नो, राइट आंसर sir. इसका। तो कभी भी नहीं हो सकता है बच्चों ऐसा। तो इससे हमें क्या कॉमन कंक्लूजन क्लियर होता है बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड से, कि डिस्टेंस एक तो बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर डिस्टेंस इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्टेंस एनी हाउ कंडीशन में कभी भी छोटा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। पाथ लेंथ, डिस्टेंस को अल्टरनेट वर्ड पाथ लेंथ कहा जाता है, तो पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा आप कंक्लूजन, या फिर नोटबुक में ऊपर जहां पर कुछ नहीं लिखते हो आप वहां पर लिखा तो भी चलता है। इज इट ओके? तो लिख लेना ये कॉमन कंक्लूजन, distance is always greater than or equal to displacement। ठीक है, डिस्टेंस एक तो बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल रहेगा, लेकिन किसी भी एग्जांपल में कम नहीं रह सकता है। इज इट ओके? तो दिस इज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो एग्जांपल हमारे हो चुके हैं। अभी इसके कुछ कह सकते हैं हम कि एक्सेप्शनल केसेस या फिर कुछ स्पेशल केसेस हमें कंसीडर करने। इज इट ओके? तो थर्ड एग्जांपल रहेगा बच्चों, अब इसमें सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। इस एग्जांपल में भी आपको वन एंड द सेम थिंग, वही कैलकुलेशन करना है जो ऊपर दो एग्जांपल में आपने किया है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो आप बच्चों, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया और पॉइंट ए पर ही खत्म किया। इज इट ओके? ये सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस सर्कल का कितना है, r है। तो आपको इस एग्जांपल में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। बताओ आप डिस्टेंस कितना रहेगा? हाउ मच इज द डिस्टेंस इन दिस कंडीशन? 2 pi r। 2 pi r। ठीक है, 2 pi r क्यों? 2 pi r 2 pi r क्या होता है बोलो बच्चों? ठीक है, circumference of circle सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, राइट है। जब circumference of हाँ राइट है, जब ये ऑब्जेक्ट देखो बच्चों सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा ना, तो एट दैट टाइम ये सर्कल के सर्कमफरेंस से मूव करने वाला है। ओके, तो इस वजह से सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है बच्चों? ये जो रिंग पार्ट नजर आ रहा है इस सर्कल का पेरीमीटर, उसी को हम सर्कमफरेंस कहते हैं, और सर्कल का सर्कमफरेंस ऑलवेज 2 pi r होता है। तो 2 pi r ही इस कंडीशन में डिस्टेंस रहेगा अगर वो एक सर्कल कंप्लीट करता है तो। समझ में आ रहा है? अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ए ही पॉइंट पर वापस आ जाता है ना, तो समझ जाना है कि उस कंडीशन में डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 pi r। नाउ टेल मी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। 0 क्यों बोलो? why 0? Because object starts from same point and ends on the same point। राइट आंसर है। इस कंडीशन में जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो उसी पॉइंट से डिस्टेंस बच्चों डेफिनेटली 0 रहेगा। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में 0 रहेगा। समझ में आ गया? तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करने के बावजूद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जांपल वो हमें बताता है
मतलब ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यही एग्जांपल नहीं, कौन सा भी एग्जांपल हो, एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट करता है मोशन, कहीं पर भी जाता है वो रैंडम जिगजैग पाथ फॉलो करके, और फाइनली एंड होता है वही उसी पॉइंट पर मोशन खत्म करता है, तो समझ जाना है कि इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली क्या रहेगा, जीरो। इज इट ओके? यही एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। चाहे एक बॉल को अगर हम हवा में फेंकते हैं तो बॉल नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर से नीचे आता है, तो एट दैट टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो रहेगा। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। आ रहा है समझ में? ये कब पॉसिबल है? जब मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो तब। ओके, इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन is same, then at that time displacement is zero. Is it okay? कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? आप तो लिख लो इसे। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि डिस्टेंस हमेशा मतलब ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसका डिस्टेंस डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ये जरूर नहीं कि उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा ही, वो जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सर सभी बच्चों को समझ डिस्प्लेसमेंट में आ का भी गया? माइनस में जा सकता है। कुछ क्वेश्चन है? Yes, sir. हाँ बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट का भी माइनस में जा तो सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का कभी भी माइनस में जा सकता है। माइनस में जा सकता है ना, माइनस डिस्कस करेंगे बच्चों हम, लेकिन अभी मीटिंग का टाइम 2 या 3 मिनट ही बचा है। लास्ट पॉइंट हमारा वही है, जो फोर्थ वाला एग्जांपल मैंने आपको बोला था वो वही है। बीच में ही मतलब मीटिंग डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो बेटर वे हम आगे लेक्चर लेते हैं बच्चों, बहुत ही कम टाइम बचा है, इस वजह से मतलब अभी मैं डिस्कशन करना स्टार्ट भी कर देता हूँ इस पॉइंट का, तो नहीं हो सकता है। तो बेटर वे हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज जितना हुआ है ना बच्चों पॉइंट, उतना अच्छे से लिख कर रखना, स्टेप बाय स्टेप। हर एक क्वेश्चन आपके नोटबुक में मुझे लिखा हुआ चाहिए। जब ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो आते ही मैं आपको नोटबुक चेक करूंगा। इज इट ओके? आपके नोटबुक में ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका लिखा हुआ चाहिए, ठीक है? तो मोशन टॉपिक स्टार्ट किया था हमने आज, Yes, sir. रेस्ट एंड मोशन, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बिट हमारे खत्म हो गए। ओके, और कल हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट था, जैसे आपने पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है Sir, क्या, offline तो वो डेफिनेटली होता है। वो कब रहेगा, कौन से कंडीशन में रहेगा, क्या रहेगा, ये सब हमें डिस्कस करना है। सो ऑल दिस थिंग वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सिर्फ माइक ऑफ करके जाओ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये स्टॉप करते हैं। video off.